Okay. Now here I consider some miscellaneous problems you can say from this topic. Okay, and let me check what is your thought कि आपको क्या समझ में आ रहा है. So let me start from this first question. बोलो क्या करना है बोलो. पहले कैन वी सॉल्व दिस यूजिंग डिरिक्लेट? नो. डिरिक्लेट के ना क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई हो जाते हैं. डिरिक्लेट में फंक्शन का जो फॉर्म चाहिए वो x रेस टू सम पावर, y रेस टू सम पावर, z रेस टू सम पावर. ओके, इस फॉर्म में ही चाहिए. x रेस टू सम पावर, y रेस टू सम पावर, z रेस टू सम पावर. एंड उसके बाद जो रीजन चाहिए दैट रीजन इज व्हाट x प्लस वाई प्लस जेड लेस इक्वल 1 वेयर x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव. ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि फंक्शन इस फॉर्म में चाहिए. फिर एक ऐसा इक्वेशन भी आपको चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड लेस इक्वल 1. ओके, वेयर ऑल दिस x y z आर पॉजिटिव. ओके, तो इसी केस में आपको डिरिक्लेट आप यूज कर सकते हो. ओके, सो नाउ अवर फंक्शन इज नॉट ऑफ दैट टाइप. यहाँ पे फंक्शन आपका उस फॉर्म में नहीं है ना. अगर आपका फंक्शन 1 आता है ना यहाँ पे x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसकी जगह पे अगर मैं 1 लेता हूँ तो यू कैन ट्राई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन. तो वो मैं अभी इमीडिएटली इंट्रोड्यूस नहीं करने वाला. ओके, तो वो एक पार्ट मुझे थोड़ा लेना था तो वो मैं ले लेता हूँ. बट उससे भी एक बेस्ट वे हमारे पास यहाँ पे था. कैन यू टेल मी दैट हाउ यू सॉल्व दिस इंटीग्रल? दैट इज माय क्वेश्चन. You can't solve using Dirichlet because of this function. So tell me your approach. Converting into polar form like r. क्योंकि आपको मैंने पहले ही क्लियर किया है और ये आप अच्छे से याद रखो. If your region is part of sphere or part of ellipsoid, then you have to solve using spherical coordinates or polar coordinate system. ये आप इस पे ही क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं. अगर आपका रीजन स्फीयर का रीजन है या इलिप्सॉइड का रीजन है तो पोलर कोऑर्डिनेट से ही सॉल्व करना है. सो हियर यू कैन से दिस V इज द रीजन बाउंडेड बाय स्फीयर, तो आपको पोलर कोऑर्डिनेट से करना है. सो व्हाट इज योर सब्स्टिट्यूशन? याद है क्या आपको वो? पुट x इक्वल टू व्हाट? r sin theta. r sin theta Cos phi. sin cos phi. गुड. y इज इक्वल टू R sin theta sin phi. sin phi एंड z इज इक्वल टू R r cos cos phi. theta dx dy dz is replaced by R sin theta. sin theta dr d theta Theta. d phi. Tell me limits of r in this case. 0 to 0 to 1. 0 to 1 a. ये अगर 1 होता तो आप कैंसिल करेंगे. So 0 to a since radius is a. Theta vary from 0 to 2. हाँ 0 to 2 pi. pi 0 to 2 0 to pi. 0 to pi. हाँ ये पाई होता. ठीक है. नाउ राइट डाउन दिस गिवन इंटीग्रल. सो ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर dx dy dz इक्वल टू, पहले फाई के लिमिट्स रिवर्स लिखना है 0 to 2 पाई, फिर आते थीटा के लिमिट्स. ऑर्डर यही है इसकी, पहले r से फिर थीटा से फिर फाई से. सो 0 to पाई, फिर आता है r विच इज 0 to a. व्हाट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर? r square r स्क्वायर. एंड व्हाट इज dx dy dz? r square sin theta sin dr. theta dr d theta d phi. एंड नाउ जस्ट ओके, आगे क्या होगा? इसको आगे क्या करना है? Separable. सेपरेबल होगा. लिमिट्स कांस्टेंट है, फंक्शन भी अलग अलग है. सो फाई वैरी फ्रॉम 0 to 2 पाई डी फाई. ओके, थीटा वैरी फ्रॉम 0 to पाई. यहाँ पे क्या आएगा? साइन थीटा d theta. डी थीटा. एंड आर वैरी फ्रॉम 0 to a और यहाँ पे क्या आएगा? r raised to 4. सो टेल मी द फाइनल आंसर नाउ. 2 पाई. Sir, r raised to 4/4 में नहीं. हाँ, इंटीग्रेशन. हाँ घ्यायचं आता. हाँ 2 पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा एंड फिर माइनस कॉस पाई. क्या आएगा बोलो? व्हाट इज दिस इंटीग्रल? 0 to पाई 0. 0 कभी नहीं आएगा. -2 कॉस पाई ना, माइनस कॉस पाई आ रहा है उसका इंटीग्रल. कॉस थीटा वेयर थीटा Over. फ्रॉम 0 to पाई. कॉस पाई इज -1 -1. ओके 0 आ रहा है 2 ना? नहीं नहीं प्लस नहीं. नहीं 2 आ रहा है. हाँ अभी मैं सोच ऐसा क्यों. हाँ 2. देन नेक्स्ट A raised to 5. 5 मींस 1 अपॉन a raised to 5. करेक्ट है क्या?
सर वरती येईल ना ए रेस टू फाईव्ह अरे ये लिखना ऊपर ही था और नीचे 5, हाँ. सो दैट विल बी आर रेस टू 5 बाई 5, सो ए रेस टू 5 बाई 5 माइनस 0 ही आएगा. सो आई थिंक दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, सो लेट मी राइट 4 पाई ए रेस टू 5 बाई 5. ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए और 2 मार्क्स के लिए दोनों वेटेज के लिए आने वाले हैं. क्लियर है अभी? ये इसमें कुछ डाउट्स है ऐसे क्वेश्चंस में? सर. ओके, अभी तक मैंने इलिप्सॉइड का शायद नहीं लिया है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फिर मैंने स्पीयर का भी एक बार रिपीट किया. नाउ टेल मी अबाउट दिस. बोलो. X is equal to AR sin theta. यस, पुट x इज इक्वल टू ए आर AR. साइन Sin थीटा theta कॉस cos. फाई, और y इज इक्वल टू बी आर साइन थीटा साइन फाई, z इज इक्वल टू सी आर कॉस थीटा dx dy dz रिप्लेस बाय व्हाट? ABC R square sin theta. ABC आर स्क्वायर साइन थीटा Sin डी आर theta. डी थीटा डी फाई. ओके, नाउ टेल मी दिस गिवन इंटीग्रल. सो दिस गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू, अरे लिमिट्स रह गए ना. चलो लिमिट्स बोल दो पहले. आर के लिमिट्स 0 to 1. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आर ऑलवेज वेरी फ्रॉम 0 to 1. थीटा बाकी तो सिमिलर टू स्फीयर 0 0 to to pi. and 0 to 2 pi. And now I will share this PDF, so मिल जाएगा आपको. So now tell me given integral is equal to your phi vary from 0 to 2 pi, theta vary from 0 to pi, your r vary from 0 to 1. बोलो. 1 माइनस आर ये स्क्वायर क्या है? आर आर स्क्वायर होता है. इलिप्स का इक्वेशन आर स्क्वायर में कन्वर्ट होता है, इलिप्सॉइड का सॉरी. एंड इनटू ए बी सी, ये ना बड़ा टर्म है वो, यस सर इनटू मल्टीप्लाई बाय ए बी सी आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई. नाउ जस्ट सेपरेट दिस इंटीग्रल, टेल मी फाइनल आंसर. ए बी सी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा. पहले का 2 पाई, सेकंड का क्या होगा? साइन थीटा का वो 2 आता है ना, अभी हमने चेक किया है वो. यस सर हाँ, अभी क्या रह गया फिर? ये रह जाता है, तो दैट यू हैव टू सॉल्व. तो वो मैं ऐसे लिख रहा हूँ. आर वैरी फ्रॉम 0 to 1, आर स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करा, R square minus R to the power 4. आर रेस टू 4 डी आर. कैन एनीवन टेल मी फाइनल आंसर? मुझे बोलो क्या है, मुझे आंसर चाहिए इसका. सो डू इट. आर क्यूब बाई 3 आर रेस टू 5 बाई 5. टेल मी फाइनल आंसर, मुझे क्या लिखना है? डू इट क्विकली. सर 2/15 2 बाई 15. दे आर द ब्रैकेट वाला इंटीग्रेशन की वैल्यू इंटीग्रल की वैल्यू 2 बाई 15 है क्या? यस सर ठीक है. सो 8 पाई ए बी सी बाई 15, यही है क्या? Yes. हाँ करेक्ट है. हाँ, चेक करो. हाँ, एक बार चेक करो. टेल मी कंफर्म. Yes, sir. ओके, डन. तो ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखो, जब क्योंकि ये 2-3 मार्क्स के वेटेज में फिट हो रहे हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है ऐसे क्वेश्चन के. नेक्स्ट. हाँ, अभी नेक्स्ट जो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, दैट विल बी डिरिक्लेट थ्योरम. और फिर सीजी पे जाते हैं, तो ये होना चाहिए अभी डिरिक्लेट्स थ्योरम. ठीक है. सो डिरिक्लेट थ्योरम बेसिकली क्या है? यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल x रेस टू l माइनस 1, y रेस टू m माइनस 1, z रेस टू n माइनस 1, dx dy dz इज इक्वल टू gamma ऑफ l इंटू gamma ऑफ m इंटू gamma ऑफ n डिवाइडेड बाय gamma ऑफ 1 प्लस l प्लस m प्लस n, where V is the volume bounded by x plus y plus z less equal 1, comma x greater than 0, y greater than 0, z greater than 0. पॉजिटिव और स्ट्रिक्टली उससे कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता. मतलब फर्स्ट रीजन में, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रॉन.
ये रीजन बेसिकली क्या है, वो भी मैंने आपको बोला था। अगर आप ये 3D ड्रॉ करते हो, यहाँ पे 1 0 0 पॉइंट लेना है, यहाँ पे 0 1 0 पॉइंट लेना है, और यहाँ पे 0 0 1 पॉइंट लेना है, और इन तीनों पॉइंट से एक प्लेन पास करना है, ठीक है। सो दैट इज़ योर रीजन, ये आपका रीजन है। इमेजिन हो रहा है थोड़ा बहुत ही आपको, ठीक है। Yes. दिस इज योर रीजन, ओके। सो इन दिस केस बेसिकली यू कैन यूज दिस रिजल्ट, है ना, गैमा ऑफ एलिनिटी। तो इसमें दो कंडीशन है, वो कंडीशंस आप याद रखो, तभी आप डिसीजन ले सकते हो कि कौन से केस में डिरिक्लेट आता है, नहीं तो एमसीक्यूज में कंफ्यूजन होगा। दो कंडीशन है, फर्स्ट इज फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म x रेस टू सम पावर, y रेस टू सम पावर एंड z रेस टू सम पावर। अभी ये थोड़ा रिवर्स हो गया, कर लेता हूँ, L M N एंड सेकंड इज द रीजन, आर रीजन आपको एडजस्ट करना है, विच इज x प्लस वाई प्लस जेड लेस इक्वल 1 इन पॉजिटिव ऑक्टेंट, मतलब वही है x ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर दैन 0 एंड z ग्रेटर दैन 0। ये दोनों कंडीशन अगर वो क्वेश्चन सेटिस्फाई करता है तो ही आपको डिरिक्लेट से जाना है। इज दिस क्लियर नाउ? एनी डाउट इन दिस नाउ, दिस डिरिक्लेट थ्योरम? लास्ट जो टाइम दिया था तो डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने लिए थे इसके, डायरेक्टली फंक्शन से वैल्यू कैलकुलेट करने के क्वेश्चंस। अभी एक और भी क्वेश्चन ऐड करता हूँ इसमें, जहाँ पे आपका फंक्शन, सो इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी योर फंक्शन मैचेस विद द डिरिक्लेट कंडीशन। तो पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, बट सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई है क्या वहाँ पे, वेदर वी हैव द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड लेस इक्वल 1 और इक्वल टू 1, ये दोनों अलाउड है ना, लेस इक्वल 1 है मतलब इक्वल टू 1 भी चलेगा। सो वेदर वी हैव दिस कंडीशन, इस क्वेश्चन No. नहीं है, फंक्शन मैच कर रहा है, पहली कंडीशन मैच हो रही है x रेस टू सम पावर, y रेस टू सम पावर, z रेस टू सम पावर, बट सेकंड कंडीशन आपकी मैच नहीं हो रही है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ओके, ऐसे क्वेश्चन में यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, in this case using substitution you can convert this integral, or the using substitution you can solve this integral using Dirichlet theorem, ठीक है। so solution में using substitution we can solve given ट्रिपल इंटीग्रल, we can solve given triple integral by Dirichlet theorem, ठीक है। ओके, कौन सी कंडीशन आपके पास नहीं थी, x प्लस वाई प्लस जेड लेस इक्वल 1, ओके। तो ये कंडीशन एडजस्ट करने के लिए व्हाट आई विल डू, ओके, पुट x अपॉन a इक्वल टू u, y upon b is equal to v and z upon c equal to w. Okay, what this implies, if I put this, what this implies, इससे फिर मुझे क्या मिलेगा, हाँ, u plus w equal to 1. u plus v plus w equal to 1। आपको मैंने पहले क्लियर किया है, मुझे इक्वल टू 1 भी चलेगा, लेस देन 1 भी चलेगा, लेस इक्वल 1 भी चलेगा, कोई भी तीनों में से। सो हियर आई विल गेट दैट कंडीशन नाउ, u plus v plus w equal to 1। अभी x 0 है, ठीक है, ये एक्चुअली ये बाउंडेड बाय है, मतलब ये पॉजिटिव ही है, हाँ। तो इफ यू वांट यू कैन टेक हियर x पॉजिटिव आल्सो। और इस मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि आपको, बाउंडेड बाय दिस 3, इट्स बेटर टू राइट मी पॉजिटिव, ठीक है। सिंस x इज पॉजिटिव, u इज आल्सो पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, v इज आल्सो पॉजिटिव, abc तो पॉजिटिव है, z इज पॉजिटिव, w इज पॉजिटिव, ठीक है। तो वो भी पॉजिटिव ऑक्टेंट का पार्ट भी मैच हो रहा है विथ u पॉजिटिव, v पॉजिटिव, w पॉजिटिव। यहाँ तक समझ में आ गया? क्या किया है मैंने, जो कंडीशन नहीं थी उसको मैंने डायरेक्टली एडजस्ट किया यहाँ से, u प्लस v प्लस w इक्वल टू 1 से। नाउ व्हेन आई यूज दिस सब्स्टिट्यूशन, इसमें तो चेंज हो जाएगा आपका ये जो गिवन इंटीग्रल है, जो x y z में था, अभी वो किस में कन्वर्ट होना चाहिए, du dv dw, मतलब uv में कन्वर्ट होना चाहिए। तो ओके, तो आपको क्या पता है, यूजिंग दिस यू विल गेट x इज इक्वल टू au, using this you will get y is equal to bv, using this you will get z equal to cw। इतना ही नहीं, using this you will get dx is equal to a du, using this you will get dy is equal to b dv,
and using this you will get dz is equal to cdw. now put all these values. इस इंटीग्रल में y की जगह पे ये रखना है, dx dy dz की जगह पे ये रखना है. सो इन नेक्स्ट स्टेप आई विल गेट गिवन इंटीग्रल विच इज इक्वल टू, क्या था वो गिवन इंटीग्रल, y dx dy dz इक्वल टू गिवन इंटीग्रल ओवर अ वॉल्यूम. y की वैल्यू क्या थी, लेट मी शो यू, dv dx की वैल्यू क्या थी, a du du, b dv and c dw, and which is equal to, if I take those constants outside you will get a into b B square square. into c ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v, क्या है फिर यहाँ पे v ना, v du dv dw. now tell me, can we apply Dirichlet for this? Yes, sir. yes sir डिरिचलेट में क्या चाहिए, फंक्शन x रेस टू सम पावर, y रेस टू सम पावर, z रेस टू सम पावर में चाहिए, और उन तीनों वेरिएबल के एडिशन लेस इक्वल 1 चाहिए. आप देखो अभी बस x y z की जगह पे यहाँ पे u v w है, तो फंक्शन आपका u रेस टू सम पावर, v रेस टू सम पावर, w रेस टू सम पावर में आ रहा है. फंक्शन आपका u रेस टू सम पावर, v रेस टू सम पावर, w रेस टू सम पावर में आ रहा है, एंड u प्लस v प्लस w के एडिशन भी आपकी 1 आ रही है. सो नाउ आई कैन अप्लाई डिरिचलेट थ्योरम फॉर दिस. And using Dirichlet theorem, this become a b square c into, बोलो gamma of what, u की पावर क्या है यहाँ पे, है ही नहीं, तो 0 plus 1, 0 plus 1 मतलब 1, v की पावर ऑलरेडी 1 है, सो 2, w की पावर है ही नहीं, तो प्लस 1 अपॉन gamma of 1 plus 2 के एडिशन, 1 plus 2 plus 1 5. ठीक है, सो दैट विल बी, ये 1 1 होगा, ये 1 होगा, और नीचे 4 5 मीन्स 4 फैक्टोरियल ना, करेक्ट है, a b square c. so your final answer is a b square c upon 24. any doubt? क्लियर हो गया क्वेश्चन सबको, क्लियर हो गया? Yes, sir. हाँ, अभी मैं और चेंजेस करने वाला हूँ, सो बी केयरफुल विद दिस. यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में ही क्लियर किया था कि यू हैव टू टेक दिस एक्स वाई जेड टू बी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव ऑक्टेंट ही कंसिडर करो. इफ आई रिमूव दिस कंडीशन, ओके, तो सेम क्वेश्चन में अगर आपको देता हूं, चलो यहीं पे एक्सप्लेन करता हूं पहले. इफ आई रिमूव दिस कंडीशन, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, पहले उस पर सोचते हैं. यहां पे मैंने क्लियर किया था कि यू हैव टू टेक एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव, देन ओनली यू विल गेट दिस u पॉजिटिव, v पॉजिटिव, w पॉजिटिव. फिर आपका डिरिचलेट प्रॉपर हो रहा था फॉलो, क्योंकि ये पॉजिटिव ऑक्टेंट का ही है. डिरिचलेट इज ओनली फॉर पॉजिटिव ऑक्टेंट. बट इफ आई रिमूव दिस कंडीशन, कैन यू टेल मी कि मेरे फाइनल आंसर में क्या चेंज होगा? एनीवन कैन यू ट्राई, कैन यू ट्राई? What happen if I remove this condition? What happen if I remove this condition? Yes. फाइनल आंसर में क्या चेंज होगा, बोलो. डिरिचलेट नहीं करना है. क्वेश्चन में फिर से लिखता हूँ आपको. हाँ sir into 4 यू आर ऑलमोस्ट क्लोज. सर into 8 ऐसे वेरी बोलता गुड. है. हाँ. अभी देखो इसके पीछे रीजन क्या है. आपके पास अगर मतलब ये तो क्लियर कि डिरिचलेट थ्योरम पॉजिटिव ऑक्टेंट के लिए था, बट यहाँ पे उन्होंने नहीं बोला कि, मतलब यहाँ पे इस केस में मैंने पॉजिटिव ऑक्टेंट कंसिडर आपको डायरेक्टली दिया था क्वेश्चन में, सॉल्व दिस ऑन पॉजिटिव ऑक्टेंट ओनली. बट इफ आई रिमूव दिस कंडीशन, इट मीन्स यू हैव टू सॉल्व दैट एग्जांपल ऑन 8 ऑक्टेंट. सारे ऑक्टेंट पे करना है वो पूरा सॉल्व, करेक्ट है. अब ये यहाँ पे नहीं होगा, Yes, sir. उसके लिए मुझे थोड़ा और मतलब अलग क्वेश्चन लेना होगा. दैट आई थिंक यहाँ पे नहीं होगा वो, क्योंकि ये ऑलरेडी ये स्पीयर है ना, पॉजिटिव से ही जा रहा है. बट ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे नहीं होगा. बट आइडिया आपको समझ में आ गई. यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये जो रीजन है ना, ये प्लेन है ना, ये पॉजिटिव ऑक्टेंट से पास होता है. इफ आई सेट दिस ABC टू बी पॉजिटिव, सो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, दैट दिस इज पॉसिबल फॉर स्पीयर, क्योंकि स्पीयर आपका 8 ऑक्टेंट में जाता है ना, तो पहले ऑक्टेंट पे कैलकुलेट करो स्पीयर का पार्ट एंड मल्टीप्लाइड बाय 8, दैट इज आल्सो पॉसिबल. ठीक है, सो ये बस आप दिमाग में रखो. राइट नाउ दिस एग्जांपल इज नॉट ऑन दैट पार्ट. ठीक है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव ऑक्टेंट का ही बाउंडेड वॉल्यूम मैंने कंसिडर किया है, एंड इट इज नॉट इक्वल विद द रिमेनिंग 7 ऑक्टेंट. ठीक है, सो तो मुझे उसके लिए मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन, ओके हाँ, आई कैन चेंज दैट क्वेश्चन ना. ठीक है, मैं मुझे मिल गया क्वेश्चन. लेट मी शो यू ना. सेम क्वेश्चन देता हूँ. इवैल्यूएट
ट्रिपल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड। हाँ ऐसी, मतलब मुझे समझ में आ गया बट आपको समझ में आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बोला, मतलब वो 8 ऑक्टेंट का पार्ट क्यों रिमूव किया है? कैन एनीवन टेल मी अगेन इन योर लैंग्वेज, क्या क्या रीजन था, मैंने क्यों नहीं कंसिडर किया? हाँ इसका प्लेन मधून क्योंकि ये जो रीजन था ये ऑलरेडी पॉजिटिव ऑक्टेट में था। जब आप स्पीयर की डायग्राम, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो देखो ये और यहाँ से एक प्लेन पास हो रहा है, ऐसे इमेजिन करो आप, ये प्लेन पास हो रहा है। सो दिस रीजन इज देयर इटसेल्फ इन अ पॉजिटिव ऑक्टेट। ओके, तो इसलिए पॉजिटिव ऑक्टेट पे सॉल्व हो रहा है। बट अगर मैं स्पीयर लेता हूं तो स्पीयर इज डिवाइडेड इन ऑल 8 ऑक्टेट, करेक्ट है? Yes, स्पीयर sir. के केस में किसी भी ऑक्टेट में आप कोई भी पार्ट करो, हर एक पार्ट का वॉल्यूम इक्वल होगा। स्पीयर को अगर आप 8 पीसेस में कट करते हो, हर एक पीस का वॉल्यूम सेम होगा ना? Yes, sir. हाँ, दैट्स वाई वी कैन मल्टीप्लाइड बाय 8। बट अगर हर एक ऑक्टेट में रीजन सेम नहीं आता है, सो कैन बी मल्टीप्लाइड बाय 8? हर एक ऑक्टेट में अगर रीजन आपका नहीं सेम आ रहा है तो उस केस में पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, या अभी भी कुछ इसमें डिफिकल्टी है? ऐसा रीजन मुझे चाहिए जो 8 ऑक्टेट में यूनिफॉर्मली डिवाइड हो रहा है। इफ इट इज नॉट डिवाइडेड यूनिफॉर्मली, आई कैन नॉट यूज दिस ट्रिक। मतलब मैं क्या ट्रिक करने वाला हूँ, मैं कौन सी ट्रिक यूज करने वाला हूँ? मैं उसको एक ही ऑक्टेट पे सॉल्व करने वाला हूँ, एंड फिर आफ्टर दैट आई विल मल्टीप्लाइड बाय 8, क्योंकि रिमेनिंग ऑक्टेट पे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है मुझे, है ना? सो उसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, स्पेशली इन दैट केस ओवर अ वॉल्यूम V, वेयर V इज द वॉल्यूम बाउंडेड बाय एलिप्सॉइड। अभी आप बोलोगे सर पोलर से भी होगा, करो आप पोलर से भी कर सकते हो, डायरेक्टलेट से भी कर सकते हो। सो एलिप्सॉइड में देता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी आपको पता है एलिप्सॉइड इज सिमिलर टू स्फीयर, तो ये 8 ऑक्टेट में डिवाइड हो रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो ना डिरिक्लेट से, सो अभी फंक्शन मैच कर रहा है, बट ये u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 1 की कंडीशन नहीं है, तो क्या करना होगा? अभी मुझे डिरिक्लेट से ही करना है, यूजिंग डिरिक्लेट से ही करना है मुझे, ये बोलो तो क्या करना होगा? यू स्क्वायर वी डब्ल्यू इंटू, हाँ, कैसे भी करके u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 1 सेट करना होगा। सो पुट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू यू, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वी इक्वल टू डब्ल्यू। यस, आगे एक्स इज इक्वल, हाँ, x इज इक्वल टू, नाउ मैं इनिशियली एज्यूम करता हूं कि कंसिडर x पॉजिटिव, y पॉजिटिव एंड z पॉजिटिव। क्यों एज्यूम कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है 8 पीसेस, 8 इक्वल पीस में ये कट हो रहा है, तो मैं किसी एक पीस पे ही कैलकुलेट करता हूं ना, किसी एक पीस पे ही कैलकुलेट करता हूं, देन आई विल मल्टीप्लाइड बाय 8। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसकी जरूरत नहीं है ज़्यादा, बट अगर वहाँ पे स्पेशली आ जाता है डू इट बाय डिरिक्लेट, देन यू मस्ट नो कि कैसे करना होगा। तो ये 8 पीस में इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। लेट मी फोकस ऑन ओनली माय फर्स्ट पीस, है ना? सो x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव, दैट गिव्स मी, इसलिए मैं x कैलकुलेट कर सकता हूँ, अदरवाइज x के 2 वैल्यूज आ जाएंगे। सो x इज इक्वल टू व्हाट? a अंडर रूट ऑफ u, करेक्ट है? प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैं थोड़ा क्विकली ले रहा हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सर इन्फिनिटी लेंथ यहाँ क्या हुआ? इथं एक्स वाय झेड घ्यायचं सर वर, कारण की मी जर फक्त एक्स घेतला ना तर गॅमा ऑफ -1 गॅमा ऑफ 0 येईल सर वर, नहीं समझ में। डीवाय केलं ना आपण डीवाय। हाँ, सो इफ x पॉजिटिव u भी पॉजिटिव हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली। ओके, लेट मी डू इट फर्दर, फिर आप बोलो dx क्या आ जाएगा, बोलो a अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ u du, dy क्या आ जाएगा, बोलो b अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ v dv, dz क्या आ जाएगा, c अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ w dw। अभी इसमें कुछ डाउट्स है? यस, टेल मी डायरेक्टली यस और नो। नहीं समझ में आ रहा तो ना बोलो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ डाउट्स है इसमें? मैंने क्या किया है, मुझे बस एक पार्ट एक्सप्लेन करना था
कि जिसमें अगर आपको डायरेक्टलेट से जाना है और इक्वल पार्ट में अगर वो रीजन डिवाइड हो रहा है तो क्या लॉजिक है, ओके दैट टाइप, क्योंकि वो एक्चुअली इन डिटेल थ्योरी का क्वेश्चन है, बट स्टिल आई वांट टू कवर दैट पार्ट, ओके वो भी मिस नहीं होना चाहिए था। जैसे इस पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, मेरा रीजन ही पहले ऑक्टेंट में था, पहले ही ऑक्टेंट में रीजन है, बाकी ऑक्टेंट में वो रीजन था ही नहीं, इसलिए वो डायरेक्टली सॉल्व हो रहा था। बट अगर मैं एक इलिप्सॉइड का एग्जांपल लेता हूँ तो वो रीजन आपका 8 ऑक्टेंट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सो हाँ, सो दैट रीजन इज डिवाइडेड इन 8 ऑक्टेंट, तो किसी एक ऑक्टेंट पे पहले किसी एक पीस पे मैं कैलकुलेट करता हूँ एंड सेम वॉल्यूम होगा सारे पीसेस के लिए, देन आई विल मल्टीप्लाइड बाय 8, ये मैं लॉजिक यूज करने वाला हूँ। तो किसी एक पीस पे सॉल्व करना है, मतलब x पॉजिटिव y पॉजिटिव z पॉजिटिव मैंने कंसिडर किया है, फिर उस केस में x पॉजिटिव मतलब x की एक ही वैल्यू होगी, निगेटिव की वैल्यू नहीं आएगी, माइनस a ऑफ अंडर रूट ऑफ u, तो फिर उसे ये पार्ट मुझे मिल जाएगा। नाउ आई विल गेट dx डिवाइड dz एवरीथिंग आई विल गेट हियर। नाउ इफ आई राइट दिस इंटीग्रल, मैं क्विकली शो करता हूँ, और नहीं समझ में आ रहा है तो भी इतना कुछ इशू नहीं है, बिकॉज यू हैव अल्टरनेटिव वे, सो डोंट वरी, जितना आ रहा है उतना भी आप कैच करते हो तो भी चलेगा। सो नाउ दिस गिवन इंटीग्रल ओवर v, व्हाट इज दैट क्वेश्चन, x dx dy dz इक्वल टू व्हाट, अभी आप बोलो x की वैल्यू क्या है, a रूट u, हाँ, dx की वैल्यू क्या है, ये a अपॉन b अपॉन c अपॉन, कैन आई राइट डायरेक्टली, abc upon 8 root abc अपॉन, वेरी गुड, 8 root u root v root w du dv dw, करेक्ट। अभी मुझे ये दोनों इक्वल में ले सकता हूँ क्या डायरेक्टली, कैन आई टेक दिस टू एज इक्वल डायरेक्टली, ये टोटल वॉल्यूम था, ये मैंने एक पीस पे कंसिडर किया, तो मुझे क्या करना होगा, 8 times a sir, ओके बस इतना ही मुझे एक्सप्लेन करना था और उसके लिए मैंने इतना कुछ लिया है, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ, ये एमसीक्यूज में आपको आने के चांसेस थे। सो इफ योर रीजन इज डिवाइडेड यूनिफॉर्मली इन 8 ऑक्टेंट, देन यू कैन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑन ओनली 1 ऑक्टेंट, एक पीस पे कैलकुलेट करके 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जस्ट रिमेंबर दिस लॉजिक, इतना बस याद रखो, ओके। एंड देन फाइनली विल गेट ए स्क्वायर बी सी, 8 आपका वैसे भी कैंसिल हो रहा है, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v, लेट मी राइट द फाइनल पावर ऑफ दिस, क्या बोलो u की फाइनल पावर क्या है, कैंसिल हो रहा है ना, जीरो है ना, गुड, v रेस टू माइनस 1/2 w रेस टू माइनस 1/2 du dv dw। अभी आप देखो u रेस टू सम पावर, v रेस टू सम पावर, w रेस टू सम पावर का फंक्शन है, और इन तीनों के एडिशन भी 1 है, क्योंकि अगर ये u लेता हूँ, ये v लेता हूँ, ये w लेता हूँ, तो दिस इंप्लाइज u प्लस v प्लस w इक्वल टू 1, तीनों की एडिशन 1 है एंड तीनों की पावर प्रोडक्ट में आ रही है, ठीक है। सो आई कैन यूज हियर डिरिक्लेट थ्योरम, कर सकता हूँ ना यूज में, yes sir, ओके। सो आई कैन यूज हियर डिरिक्लेट थ्योरम एंड दैट गिव्स मी a स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू गैम ऑफ 0 प्लस 1, यह आएगा जाएगा 1/2 प्लस 1 ऐड करते जाना है, यह आ जाएगा 1/2 ना अपॉन देयर एडिशन क्या होगी, ये 1 2 3 ना, हाँ बोलो सर ते माइनस नहीं, हाँ ठीक है सर, बरोबर करेक्ट है, प्लस वन ऐड करते जाना है, और नीचे इन तीनों के एडिशन प्लस 1 2 3। सो योर फाइनल आंसर इज ए स्क्वायर बी सी, ये होता है रूट पाई, हाँ नीचे, अपॉन 2, ये आपका फाइनल आंसर है। थोड़ा मैंने क्विकली एक्सप्लेन किया है बिकॉज वो लॉजिक बस मुझे एक्सप्लेन करना था, ठीक है। जितना समझ में आ रहा है उतना ठीक है, नहीं आ रहा तो आप एक और बार रीड करो, बिकॉज ज़्यादा इस पर मैं टाइम नहीं दे सकता, ठीक है। बिकॉज ये अदर मतलब ये आप पोलर से कर सकते हो, दैट इज द थिंग, ठीक है। यू कैन डायरेक्टली पुट x इक्वल टू, पता है आपको वो जो मैंने ऊपर किया था, इसलिए मैंने दोनों अप्रोच से लिया है। ये जो ऊपर का क्वेश्चन है ना, इससे भी वो हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। सो यू कैन गो बाय दिस अप्रोच। क्लियर नाउ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो इज दिस क्लियर, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ? Yes, sir. ओके, हाँ अभी चलो ये हो गया। नाउ दिस इज ऑल अबाउट ट्रिपल, हो गया, ओके। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सो दिस इज, यू कैन से द एप्लीकेशन ऑफ this triple and double integral, okay. There is one more application, moment of inertia, that we will take in next lecture. Today we will try to complete this first application, center of gravity, okay.
तो center of gravity of a body, okay, so that body may be a curve. So in this syllabus we'll focus on three part. One is curve, next is say plane, and third is say surface, 3D surface. बोल हाँ. So a center of gravity of a body is a point through the resultant weight acts. ये ऐसा पॉइंट होता है जिससे आप उस पूरे बॉडी को बैलेंस कर सकते हो. इट्स अ बैलेंसिंग पॉइंट. सिंपली इन आवर रेगुलर लैंग्वेज इट्स अ बैलेंसिंग पॉइंट. कैन यू टेल मी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी? या आप मतलब आप रेगुलर डे टू डे लाइफ में ये चीज़ें आप करते हो. कैन यू टेल मी अ सिंपल एग्जांपल वेर यू एक्चुअली कंसिडरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट? यस, कोई भी एक एग्जांपल आप बोलो. कहाँ पे आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट आपने यूज किया है अपने डे टू डे लाइफ में? कार ओके. बट और आप बहुत मतलब मुझे एक सिंपल एग्जांपल चाहिए कि जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट वो जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो यूनिक होता है. पॉइंट एक ही पॉइंट होता है, वो आपको पता है. वो बैलेंसिंग पॉइंट एक ही होता है जिस पे आप बैलेंस करते हो बॉडी. तो मुझे ऐसे 3 एग्जांपल चाहिए जहाँ पे कर्व है, प्लेन और सरफेस. ओके, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. फुटबॉल आपको पता है और आपने ये देखा होगा कहीं पे वीडियो में. फुटबॉल आप ऐसे उंगली पे आप ऐसे घुमाते हो, करेक्ट है ना? पता है सबको ये? Yes. हाँ. Yes. तो उस टाइम पे वो जो जिस पॉइंट पे आप टच करते हो ना फुटबॉल को, दैट बिकम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट. सिंपल डे टू डे लाइफ एग्जांपल. ओके, फुटबॉल आपने देखा होगा कभी वीडियो में, ठीक है? सो दैट इज योर बैलेंसिंग पॉइंट. एंड सेम आपने ना क्लास में, ओके, व्हेन यू आर एट स्कूल, ओके, प्लेन के केस में भी आपने एक एग्जांपल देखा होगा. कौन सा? आपने स्कूल में बहुत बार किया है, वो किया होगा. आप नोटबुक घुमाते हो, ये भी आपको पता है. नोटबुक मीन्स प्लेन, है ना? तो आप नोटबुक को भी आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट से आप नोटबुक भी रोटेट कर सकते हो, करेक्ट? ये भी आपने किया Yes. होगा. नाउ कैन यू टेल मी द एग्जांपल फॉर कर्व? ओके, तो इसकी एग्जांपल ये है. ये आपने स्ट्रीट पे कहीं पे आपने ये शो देखा होगा, ठीक है? एंड जो एक स्ट्रिंग है उस पर वो बैलेंस करते हैं, ठीक है? तो जो पॉइंट होता है सेंटर का पॉइंट, दैट इज योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट, ठीक है? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कर्व स्ट्रिंग, जो आप उसको कंसिडर कर सकते हो. दिस आर द डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ओके, तो ये हो गया मतलब जस्ट 1 मिनट. हाँ, रियल लाइफ में. But now using mathematics or using this physics concept, you can actually calculate that point. आप वो point calculate कर सकते हो, okay? Mathematically वो कौन सा point होगा. So यही अब हमारा next topic है. And so in this part we'll see one by one what is the center of gravity formula. Okay, CG formula for curve. What is the CG formula for plane, and what is the CG formula for surface or 3D surface. ठीक है? So let me first define the center of gravity of an arc of curve. Yes, simply curve के लिए. So as we know that point is unique. Yeah. So it's a unique point, and so in this case for a string, okay. So your x coordinate you can say. So x coordinate is in the integration of x dm, where m is the mass. Okay, x dm upon integration of dm, and we know that mass is equal to density into area. ठीक है? So this you can say elementary area. ds means elementary area. ds small area. Okay, small length you can say. So this dm can be replaced by x rho. Rho is the density into ds. Okay, we all know the relation between mass, density and area. ठीक है? So this dm is replaced by rho into ds, and in this case dm is replaced by rho ds. Okay, so these are the two for this is just the extension in terms of density. Okay, तो ये कोई भी फॉर्मूला आपको 1 मार्क के लिए वहाँ पे आ सकता है. So x bar is equal to x dm upon dm, where dm is nothing but rho ds. So x bar is equal to x rho ds upon rho ds. This is one formula. Y bar means y coordinate of that balancing point is equal to y dm upon dm, but dm is mass is equal to density to area. So dm is equal to y rho ds. ds is the small elementary area, and dm is rho ds. ठीक है? अब ये कैसे कैलकुलेट होता है? विल टेक सम एग्जांपल्स डायरेक्टली, तो आपको उससे भी वो समझ में आ जाएगा. ओके, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर द कर्व.
And if rho is constant, okay, if your rho is constant, in that case you have to consider its value to be 1. Okay, I think मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा related with the physics, so I'm not able to explain the physics concepts. Okay, but as far as mathematical part is concerned, that I will try to explain. Okay, but आपको थोड़ा ज़्यादा पता होगा मुझसे भी. So if rho is constant, if okay, rho sir. is not, yes, हेलो हाँ, yes. अनारसे सर बोलते हैं सर. हाँ sir. Sorry to disturb you actually. I have to just make one announcement Yes. to C division students. So Yes sir. sorry for interruption. Yes, yes. But unfortunately, I came here. The physics topic is running. So okay. So all of you C division students, please note it. Course end survey of semester first is not filled yet. Only 37 students have filled this. So please cooperate and fill this today. Okay. So this is the just announcement for C division. And the same course Yes, sir. survey is there for semester 2 subjects also. So that also you will you have to fill. So all students have to make sure ki, you have filled this. Suppose if I find the particular roll number who has not filled, so in that case you should be in the trouble then. Okay, so everyone has to fill this course and survey of all subjects. Okay. Okay, sir. Thank you. Okay, thank you, sir. And if this rho is constant, in that case you have to consider its value to be 1. And in that case our formula become x bar is equal to x ds upon ds, and y bar is equal to y ds upon ds. Okay, so this is the first formula for the arc. Next, for the plane, okay, you can take the example of a notebook. Okay, so x bar is equal to our in general formula is x bar is equal to x dm upon integration of dm. Okay, but we know that this mass is equal to what? Density into area. But in case of plane, that area is denoted by, small elementary area is denoted by dA. So therefore this dm is replaced by rho dA, and this dm is replaced by rho dA. Okay, but for 2D ये अभी हमने देखा ही है. Okay, in case of plane, सारे plane के जो example थे या 2D के example थे, this small area, okay, dA is nothing but dx into dy. Okay, any this small area is what? Some dx into dy. Okay, so this dA is actually replaced by dx into dy, and so basically here you will get a double integral. So the formula for CG in case of plane become, so that point, this x bar and y bar is actually the coordinates of a balancing point in case of curve, in case of plane. Okay, so this x bar is equal to double integral x rho dx dy, correct, as we are in now 2 dimension you can say, and double integral rho dx dy. Okay, dA का चेंज क्या होता है? dx dy हो जाता है when we are in 2D, or when we consider a plane, okay, so same formula double में या plane की केस में इस फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, and same formula you can again if rho is constant, then you can write double integral x dx dy upon dx dy, y dx dy upon dx dy. ठीक है, सेम ही है, मतलब यही कर्व के केस में सिंगल इंटीग्रल आने वाला है. ओके, प्लेन के केस में डबल इंटीग्रल आने वाला है. एंड नाउ वी हैव टू कंसीडर इट फॉर सरफेस. ठीक है, एंड देयर आर फ्यू मोर रिमार्क्स, ये मैं बाद में लेता हूँ. जस्ट 1 मिनट. हेलो, हां, एक थोडा वेळ करू का कॉल? लेक्चरला होता ॲक्च्युली. हां, मी करतो. हां, या. एंड नाउ द सेम formula, this balancing point you have to consider the formula for plane lamina, or in sorry, ये उसके ही changes है, so ये मैं बाद में मुझे लेने थे. Okay, let me just now for a 3D surface. Okay, इस पे आपको कुछ ज़्यादा examples नहीं आने वाले, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा. और इसमें आप देखो न्यूमरेटर में भी एक इंटीग्रल है एंड डिनोमिनेटर में भी एक इंटीग्रल है. आपको पता है कि एक ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व करना ही कितना डिफिकल्ट है, तो दो इंटीग्रल सॉल्व करना वो इतना लेंदी हो जाएगा. तो जनरली इस पे आपको क्वेश्चन नहीं आने वाले. यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला. ठीक है, सो इन केस ऑफ ट्रिपल योर फॉर्मूला बिकम एक्स रो डी एक्स डी वाई डी जेड, ओके, अपॉन रो डी एक्स डी वाई डी जेड. y bar become y rho dx dy dz upon rho dx dy
dz, z bar become z rho dx dy dz upon rho dx dy dz. Again, if your rho is constant, you have to consider this value to be 1. तो पहले ये 3 formulas आपके हो गए. Okay, balancing point for curve. Let me just show you again. Balancing point for curve, x is equal to x rho ds upon rho ds, y bar is equal to y rho ds upon rho ds. This is for curve. Next, for plane it become x rho dx dy upon rho dx dy, and y bar is equal to y rho dx dy upon rho dx dy. And in case of solid, okay, x bar become x rho dx dy dz upon rho dx dy dz, y bar equal to y rho dx dy dz upon rho dx dy dz, and z bar equal to z rho dx dy dz upon rho dx dy dz. These are the initial formulas. ठीक है, these are the initial formulas to calculate that balancing point. आपको आगे एग्जांपल्स के थ्रू ये और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा. Now there are few more remarks. Okay, अभी उनका प्रूफ मैं आपको नहीं देने वाला. मैथमेटिकल प्रूफ इज आल्सो ट्रिवियल. ओके, बट इट्स बेटर टू रिमेंबर दोस फॉर्मुलाज डायरेक्टली. उससे आपका कैलकुलेशन टाइम सेव हो जाएगा. ठीक है, सो इसके आगे जो है, दिस आर दी डिडक्शन, यू कैन से डिडक्शन टू सॉल्व दिस डबल इंटीग्रल, है ना, या इन केस ऑफ प्लेन हाउ यू एक्चुअली कैलकुलेट दिस बैलेंसिंग पॉइंट एक्स बार एंड वाई बार. तो पहला रिजल्ट क्या है, पहले वो देखते हैं. If that area means 2D plane, okay, area means 2D, this is related with plane only, okay, 2D thing. So if the area is symmetric about x-axis, okay, if it is symmetric about x-axis, so obviously जो आपका balancing point होगा वो x-axis पे ही आएगा. Okay, so on x-axis your y bar is 0. तो ये आपको ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है. सो वट एवर प्लेन और वट एवर एरिया इज देयर जिसका आपको सी जी पॉइंट कैलकुलेट करना है, बैलेंसिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है. इफ दैट प्लेन और इफ दैट एरिया इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सो योर बैलेंसिंग पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस. इफ इट इज ऑन एक्स एक्सिस योर वाई कोऑर्डिनेट इज 0. एंड इन दैट केस नाउ दिस इज द सिंप्लीफिकेशन, दिस यू कैन से दिस इज द कन्वर्जन ऑफ डबल टू सिंगल इंटीग्रल. अगर आपको ये नहीं याद रखना है तो आपको डबल इंटीग्रल डायरेक्टली उस एरिया पे सॉल्व करना है यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप. तो मैं आपको इससे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ. अगर आपको यही फॉर्मूला याद रखना है तो ये भी आप याद रख सकते हो. इससे कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी आपको हो जाएगा. ठीक है, डबल कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको पता है. एंड ये कन्वर्जन है डबल टू सिंगल डायरेक्टली, ओके, इन केस ऑफ एरिया पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सो इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला और नॉट. सो इफ एरिया इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस देन योर एक्स बार बिकम दिस एक्स वाई डी एक्स अपॉन वाई डी एक्स. ठीक है, एंड वाई बार डायरेक्टली 0. तो वो कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं, एक ही पॉइंट का कैलकुलेशन करना. और ऐसे क्वेश्चन ही ज़्यादातर आपको आने वाला है जिसमें सिमेट्री आपको रहेगी. इफ योर एरिया इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सो योर बैलेंसिंग पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस. इफ इट इज ऑन वाई एक्सिस योर एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई बार इज इक्वल टू वाई एक्स डी वाई अपॉन एक्स डी वाई. एक्चुअली वाई बार का फॉर्मूला यही है, y rho dx dy upon rho dx dy. But if that area is symmetric about y axis, this double integral is converted into this. If you don't want to remember, आपको उस रीजन में वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से उसको सॉल्व करना होगा. सो इट इज टोटली अप टू यू कि आपको डायरेक्टली डबल सॉल्व करना है या उसका जो सिंगल इंटीग्रल का कन्वर्जन है वो आपको यूज करना है. वैसे भी ये फॉर्मूला इतना डिफिकल्ट नहीं है. एक्स वाई डी वाई अपॉन एक्स डी वाई. ओके, दिस आर द फास्ट ट्रिक. इन केस ऑफ पोलर, अगर आपको पोलर में वो कन्वर्जन चाहिए डबल का, सो यू हैव टू जस्ट पुट एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, डी एक्स डी वाई इज रिप्लेस बाय आर डी आर डी थीटा. दैट ऑल्सो यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस. ठीक है, ये सेम फॉर्मूला आपका पोलर में इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है. ये आपको एमसीक्यूज में 1 मार्क के लिए आने वाले सारे फॉर्मूलेज. तो सेम फॉर्मूला है एक्स रो डी एक्स डी वाई, बट एक्स की जगह पे आएगा आर कॉस थीटा, रो एज इट इज, डी एक्स डी वाई इज रिप्लेस बाय आर डी थीटा. आर यू गेटिंग दिस? ये कन्वर्जन पोलर में मतलब ये प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, दैट यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर फ्रॉम द कार्टेशियन. मतलब कार्टेशियन से भी आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हो. ये क्लियर हो रहा है क्या कैसे पोलर में कन्वर्जन आ रहा है? क्योंकि एक्चुअली आपका कार्टेशियन का फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल एक्स रो डी एक्स डी वाई अपॉन डबल इंटीग्रल रो डी एक्स डी वाई. करेक्ट है? तो ये एक्स रिप्लेस होगा आर कॉस थीटा से, डी एक्स डी वाई रिप्लेस होगा आर डी थीटा से. सेम नीचे रो एज इट इज, डी एक्स डी वाई इज रिप्लेस बाय आर डी थीटा. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोलर. तो वो एक आपको आ सकता है. एंड और भी कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे दिए आप देखो. इफ आर वैरीज फ्रॉम 0 to some r, okay,
ये जो रिजल्ट्स है ना, ये आप नहीं भी याद रखते हो तो भी आपको सॉल्व हो जाएगा यूजिंग द नॉलेज ऑफ योर डबल इंटीग्रल। ओके, बट आप अगर ये रिजल्ट याद रखते हो तो बस स्पीड आपको मिल जाएगा, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। सो इफ योर आर वैरीज फ्रॉम 0 to r, where r is equal to f of theta and theta varies from some alpha to beta, then above formula reduces to, ठीक है, तो ये उसका कन्वर्जन है एंड दैट फाइनली बिकम दिस x बार इक्वल टू दिस, y बार इक्वल टू दिस। इसमें बस कंडीशन क्या है, इसका प्रूफ यहाँ पे दिया है। ओके, इसमें बस कंडीशन क्या है कि r आपका वैरी हो रहा है 0 to r एंड एंगल थीटा आपका वैरी हो रहा है अल्फा टू बीटा। उन्होंने क्या किया है, बस यहाँ पे r के लिमिट सॉल्व करके, सॉरी हाँ, आर के लिमिट सॉल्व करके उन्होंने डायरेक्टली एक सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट किया एंड दैट सेव्स योर टाइम ना, क्योंकि आपको आर का कैलकुलेशन उसमें नहीं करना होगा। बट इफ यू डोंट वांट टू रिमेंबर, आपको फिर आर के लिमिट्स पुट करके पहले आर से इंटीग्रेट करना है, थीटा के लिमिट्स पुट करके थीटा से इंटीग्रेट करना है। दैट इज ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट टास्क। सो इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू रिमेंबर दिस और नॉट। इसलिए मैं इस पर ज़्यादा भी फोकस नहीं कर रहा हूँ। मे बी इस पीपीटी में वो यही फॉर्मूला उन्होंने कंसिडर किया होगा, बट इफ यू डोंट वांट टू रिमेंबर देन ऑल्सो यू कैन सॉल्व दिस एग्जाम्पल। ओके, एंड नाउ हाँ, तो मुझे पता है कि ये इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस फॉर्मूलाज लेट मी डायरेक्टली फोकस ऑन दी व्हाट क्वेश्चन। अभी पहले ये डिसीजन लेना है। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूँ। हाँ, पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कर्व के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कैलकुलेट करना है, एरिया के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना है, या सॉलिड के लिए कैलकुलेट करना है, 3D का जो पार्ट है वो। ठीक है, ये आपको पहले क्लियर करना है, क्योंकि तीनों केसेस में अलग अलग फॉर्मूलेज है। नाउ इफ आई रीड दिस क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ एरिया ऑफ कार्डियोइड, तो आप मुझे ये बोलो कि यहाँ पे मुझे कर्व का फॉर्मूला चाहिए, एरिया का चाहिए या सॉलिड का चाहिए। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, 1D 2D या 3D? यस, आर यू देयर और नॉट? फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ एरिया ऑफ कार्डियोइड। तो ये जो आपके पास जो रीजन है वो कर्व है या प्लेन है या सॉलिड है? अरे आप हो कि नहीं? टेल मी यस और नो, आर यू देयर और नॉट? Yes, sir. Curve. कर्व मतलब एक, आपको पता है। ओके, यहाँ पे अगर इफ आई ड्रॉ दिस डायग्राम, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप कर्व के लिए कैलकुलेट करें। कर्व मतलब जस्ट अ लाइन, ना जस्ट अ कर्व, दिस इज जस्ट अ कर्व। ओके, या आप प्लेन के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, या आप कोई 3D स्पेस के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, या आपको डिसाइड करना है, उसके बाद ही आपको फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे। ओके, सो इफ आई ड्रॉ दिस डायग्राम, हाँ, इफ आई ड्रॉ दिस डायग्राम, ये आपको पता ही है, दिस इज द कार्डियोइड हार्ट शेप कर्व। और उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने इस कर्व का नहीं बोला है, उन्होंने इस कर्व का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला है, इसका जो एरिया है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करो। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, ये पूरा एरिया होगा, Plane. सो इट बिकम अ प्लेन। करेक्ट, तो यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, प्लेन का फॉर्मूला यूज करना। तो पहले वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सो इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, और ज्यादातर आपको प्लेन के ही आने वाले, 2D पे ज्यादा फोकस करो। सो हाँ, बट मैंने आपको ऑलरेडी रिजल्ट दिया था कि जो एरिया आपको गिवन है, अगर वो सिमेट्रिक आता है ना, फिर आपका कैलकुलेशन बच जाता है, एक वेरिएबल आपके पास डायरेक्टली आ जाता है। सो दिस गिवन एरिया इज सिमेट्रिक अबाउट व्हाट, दिस गिवन एरिया इज सिमेट्रिक अबाउट व्हाट, X axis. एक्स एक्सिस। वेरी गुड। तो अगर वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, इसका जो बैलेंसिंग पॉइंट होगा, आप ओरली भी देख सकते हो ना, इसका जो बैलेंसिंग पॉइंट होगा वो कहाँ पे आने वाला है, X axis. एक्स एक्सिस पे आने वाला है। अगर वो एक्स एक्सिस पे आता है तो जो भी बैलेंसिंग पॉइंट होगा, मैं रैंडम लेता हूँ, दिस इज माय सीजी पॉइंट, तो जो भी बैलेंसिंग पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आने वाला है, 0। सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो मुझे यहाँ पे बस एक्स बार कैलकुलेट करना है, ठीक है। एंड दिस गिवन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे शायद उन्होंने डायरेक्ट ट्रिक यूज की है, तो मैं आपको उस पर लेके जाता हूँ पहले। ये देखो, इफ एरिया सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो एक्स बार डायरेक्टली ये सिंपल कन्वर्जन है, एक्स वाई डी एक्स अपॉन वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। सो अगेन लेट मी फोकस ऑन माई क्वेश्चन, everything is there. So this is the area from figure, CG lies on x axis because this curve is symmetric about x axis, तो y bar is 0 and x bar का फॉर्मूला। अभी एक पोलर में
गिवन इक्वेशन ही पोलर में है, इसलिए फॉर्मूला भी पोलर में चाहिए, इसलिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी पोलर में चाहिए. सो ओके, लेट मी चेक कि ये फॉर्मूला कैसे मिलता है, हमारे रेगुलर कैलकुलेशन से आता है कि नहीं. क्या था हमारा फॉर्मूला? डबल इंटीग्रल इन जनरल फॉर्मूला. आप बोलो बोलो बोलो. डबल इंटीग्रल एक्स रो dx dy. dx dy, ये मेन फॉर्मूला है ना, सारे इससे तो आने वाले हैं, तो ये जो भी कन्वर्जन होगा ये इससे ही होगा. मैं चेक करता हूँ कि मैच होता है कि नहीं. अब Rho dx. dx dy क्यों हो रहा है? ओके हाँ. नाउ आगे इज इक्वल टू, Open होते हैं. पोलर में दिस एवरीथिंग इज इन पोलर, तो x रिप्लेस होगा, हाँ x R रिप्लेस cos. होगा. हाँ, एंड सिंस आपके पास यहाँ पे रो के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और आपको मैंने बोला है पहले कि मतलब सॉरी, if rho is not given, simply if rho is not given, consider its value to be 1. if rho is not given, तो उस केस में आपको उसकी वैल्यू 1 ही कंसिडर करनी है. ठीक है. हाँ, अभी इसका मुझे पोलर में कन्वर्जन बोलो बस. x रिप्लेस होगा r cos थीटा से, dx dy रिप्लेस होगा r dr d थीटा से. करेक्ट है. नीचे और मैंने रो की वैल्यू 1 ली है, रो की वैल्यू 1 है, dx रिप्लेस होगा r dr d थीटा से. अब इसमें आप एक रेडियल स्ट्रिप कंसिडर करो एंड टेल मी लिमिट्स ऑफ r एंड लिमिट्स ऑफ थीटा क्विकली. R च 0 to a into 1 plus cos theta आणि theta च 0 to pi into 2 करायला लागेल टोटल. ठीक है. 0 to पाई बाई 2, सॉरी पाई 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 करेक्ट बोला था आपने. 0 to पाई एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई करो. सो दिस बिकम, कैन यू टेल मी डायरेक्टली नाउ, न्यूमरेटर 2 टाइम्स, यार इसमें अभी प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है, बैकअप मुझे फिर से कनेक्ट करना होगा तो इसलिए अभी टाइम जाएगा. लेट मी जस्ट राइट डाउन दिस, अभी नेक्स्ट लेक्चर में ले लेता हूँ मैं. 2 टाइम्स बोलो थीटा वैरी फ्रॉम 0 to पाई, r vary from 0 to a, 1 plus cos theta, r cos theta as it is, r dr d theta. This is your numerator. ठीक है. आप देखो इसको सॉल्व करके यही मिलता है आपको, जो उनका सिंप्लीफिकेशन है. एंड थीटा वैरी फ्रॉम 0 to पाई, और नीचे भी सेम होगा. ठीक है. ऐसे हम करने वाले हैं सॉल्व नेक्स्ट लेक्चर में. अभी चलो ज़्यादा टाइम हो गया तो लेट मी स्टॉप हियर एंड नाउ टुमारो आई विल कंप्लीट दिस 2 टॉपिक. अभी इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, खाली 2-3 एग्जांपल लेने. यू कैन सी दिस, ओनली 3 एग्जांपल्स आर देयर. सो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है सर. हाँ, दिस इज द लास्ट टॉपिक. एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके फॉर्मूलेज ही आपको प्रिपेयर करने. एज इट इज अ सेल्फ स्टडी टॉपिक, विल नॉट आस्क एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम दैट, बट स्टिल आई विल ट्राई टू कवर दैट पार्ट ऑल्सो. ज़्यादा इन डिटेल में नहीं लेने वाला हूँ, बट तो सीजी थोड़ा इन डिटेल में लेता हूँ मैं कल के लेक्चर में भी, एक और बार फॉर्मूलेज रिवाइज करके. एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थोड़े बहुत फॉर्मूलेज एक्सप्लेन करता हूँ, 1-2 क्वेश्चन लेता हूँ. दैट इज आई थिंक इनफ. ठीक है, क्योंकि यही आपके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन होगा. सो सर या बोलो बोलो. सर टेट्राहेड्रॉन वाला क्वेश्चन होता ना, तो